दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। जब माँ बाबूजी की सेवा मैंने की तो आप मुझे घर से क्यों निकालोगे? ये घर मेरा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूर्णिमा का क्या अकेली जाने वह इतनी बड़ी कोठी लेकर क्या करेगी? उसे हम एक 1 BS के प्लेट दे देंगे, इससे ज्यादा और क्या? बड़े भैया विजय ने कुछ ज्यादा ही रोष में कहा तो मंझले भाई अजय और उससे छोटे संजय नहीं। हाँ, मैं सिर हिलाया ही ताकि सबसे छोटे भाई नीलिया ने दबी जुबान से कहा, बड़े भैया पूर्णिमा के और भी तो खर्चे होंगे, वो कैसे पूरा करेगी? वह तो आजीवन अम्मा बाबूजी की सेवा करती रही। उसने अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो हमें उसके बारे में कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नीलिया की बात अजय को फिर गुस्सा आ गया। वह बोल पड़ा, अच्छा अच्छा, बाकी रहा उसका खाने पीने का खर्चा तो उसके अकाउंट में तलाक के बाद के एलिमनी की जो रकम है उसके इंटरेस्ट है, उसका काम आराम से चल जाएगा। रही बात हारी बीमारी के समय की तो उसके लिए हम चारों भाई में से कोई ना कोई मदद कर देंगे। अब तक पूर्णिमा बिल्कुल शांत थी और इन भाइयों की बातें सुन रही थी, साथ ही ये भी देख रही थी कि ये लोग और कितना नीचे गिरेंगे। उसे रह रह कर अम्मा और बाबूजी की बात याद आ रही थी। जब बाबूजी ये घर उसके नाम कर रहे थे तब उसने जब लेने से मना कर दिया था, उस समय बाबूजी ने उसे समझाते हुए कहा था कि बेटा ये घर तुम्हारे नाम करने दो, दिन समय तक ठीक नहीं है। ये सारों भाई जब हम दोनों को नहीं देखते तो भला तुम्हारे सिर पर अपना हाथ कैसे रखेंगे? ये घर तुम्हारे नाम रहेगा तो तुम्हारे सिर पर सत रहेगा। कम से कम तुम्हें कोई घर से तो नहीं निकाल सकता। आगे जाकर नीचे की मंजिल में तुम रहना और ऊपर की मंजिल किराए पर लगा देना। पूरी जिंदगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पूर्णिमा सोच रही थी कि कितना सही कर रहे थे बाबूजी और अम्मा। एक दिन अम्मा ने भी तो उसे बैठाकर समझाया था कि बेटा तुमने विनायक से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी हमारी सेवा करती रही, तो हमारा भी फर्ज है कि हम तुम्हारे बारे में सोचे। ये जान लो कि जब सिर पर सत होता है तो इंसान के पास सब कुछ होता है, अगर घर नहीं तो कुछ नहीं। आज तुम भावुक होकर सारों भाइयों के लिए सोच रही हो, लेकिन हमारे आंख मूंदती ये सारों तुम्हें घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। कानून ये घर तुम्हारे नाम रहेगा तो ये तुम्हें किसी कीमत पर घर से जाने को नहीं कर सकते। ये कहानी है शोभाजी और नवीन जी की 4 बेटों और उनकी इकलौती बेटी पूर्णिमा की। नवीन जी ने पूरी जिंदगी एक ईमानदार सरकारी शिक्षक की नौकरी की और रिटायर होने पर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाया। उनका 2 मंजिला मकान दूर से ही बहुत सुंदर लगता था। उन्होंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद बेटा बहू सब मिलकर रहेंगे। पूर्णिमा उनकी सबसे छोटी लाडली बेटी थी। उन्होंने रिटायर होने से पहले घर बनाना शुरू कर दिया था कि अपने घर से बेटी की विदाई करेंगे। नवीन जी और शोभाजी ने यही सोचा था कि पहले घर बना लेते हैं, फिर बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। सारों बेटे और अच्छे अच्छे पद पर है तो वह तो बहन की शादी में मदद करेंगी, लेकिन एन मौके पर किसी ने कोई मदद नहीं की। हाँ, इतना जरूर किया कि मंझले बेटे ने एक रिश्ता ढूंढ दिया, पर लड़के के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की। विनायक
निहायती बदमाश और उदंड था। शराब तो पीता ही था और भी कहीं अवगुण थे उसमें। उसके पिता थे नहीं और माँ बीना देवी के हाथ से विनायक कब का निकल चुका था। शादी के लगभग 2 साल बाद पूर्णिमा वहाँ के अत्याचार से तंग आकर जो मायके आई, तब बाबूजी ने उसे फिर वापस जाने ही नहीं दिया, उसका तलाक करवा दिया। उसके बाद एक एक करके दोनों बेटा बहू घर से निकलकर उसी शहर में अलग अलग फ्लैट में रहने लगे। बड़ा बेटा तो पहले ही अलग रहता था, छोटा बेटा नीलिय बेंगलोर में नौकरी करता था। उन सारों ने माता पिता का पूरा भार पूर्णिमा पर छोड़कर अपने फर्ज से मुंह फेर लिया। वो सारों सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बाबूजी पूरा का पूरा घर पूर्णिमा के नाम कर देंगे। उन्हें लगता था कि जब तक अम्मा बाबूजी जिंदा तब तक पूर्णिमा केयर टेकर बनकर अपनी माँ की देखभाल कर ही रही है। माता पिता के देहांत के बाद उसे कोई छोटा मोटा फ्लैट दिलवा देंगे और इस शानदार 2 मंजिला मकान को सारों भाई आपस में बांट लेंगे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि अपने जीवन काल में बाबूजी ये घर पूर्णिमा के नाम कर गए थे। नवीन जी को शायद पता था कि ये सारों भाई लालच में आकर पूर्णिमा को घर से निकाल भी सकते हैं। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य और उसके स्वाभिमान की रक्षा की चिंता थी। इसके लिए उन्हें सारे समाज को और उनकी सोच को कि बेटा ही संपत्ति का वारिस होता है, इस बात को दरकिनार करके पूरी संपत्ति अपनी लाडो पूर्णिमा के नाम कर दिया था। और आज पूर्णिमा अपने सामने सारों भाइयों का नाटक देख रही थी। जब बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो पूर्णिमा भाइयों के पास जाकर बोली, सारों भैया लोग, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कानून ये घर मेरा, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। हाँ, आप लोग कभी कभी तीज त्योहार पर मुझसे मिलने आ सकते, वह भी मुझे पहले से बता कर आइएगा। पर इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है और आपके ऐसे व्यवहार की वजह से अब आपका मुझ पर भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। संबंध मीठे हो तो निभाए जाते हैं, इतनी कड़वाहट हो तो मुझे निभाने की कोई मजबूरी नहीं है। अम्मा और बाबूजी मुझे यही कहकर गए थे कि ये घर मेरा है और कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। दृढ़ शब्दों में अपनी बात कहकर पूर्णिमा तनक कर खड़ी हो गई। उसके सड्डी जैसे रौद्र रूप का सारों भाई सामना नहीं कर पाई और बड़ा भाई अपनी आवाज को बरसकर मुलायम बनाकर बोला, लेकिन तुम इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी? क्यों? आज तक अम्मा बाबूजी की सेवा भी तो मैं ही करती आई हूँ। आप लोग तो देखने तक नहीं आते थे। मेरे सिर पर उनका आशीर्वाद है, मेरे लिए यही काफी है, पूर्णिमा ने कहा। और तब तक खड़ी रही। तब तक सारों भाई एक एक करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर से बाहर नहीं निकल गए। उनके जाने के बाद पूर्णिमा घर में बने छोटे से ठाकुर जी के कमरे में गई और भगवान जी के कमरे में गई और वहां लगी माँ बाबूजी की तस्वीर के सामने आंख मूंद कर कहने लगी, अम्मा बाबूजी आप सही कहते थे, सिर पर सत हो तो कोई घर से नहीं निकाल सकता। पूर्णिमा को महसूस हो रहा था कि अम्मा बाबूजी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे